प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग ने शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस किया था। अब एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सारे फंक्शंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के मेनली ये 7 फंक्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन मान लीजिए प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग, इजी एक्सेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। तो रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये 7 मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट ये मेन फंक्शंस हैं। अगर हमें ये पता चल जाएंगे तो बाकी भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, the financial market perform the function of price discovery of different financial instruments। हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं, लाइक इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनसीडीज, ये सारे के सारे ईटीएफ्स। तो इन सारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट डिटरमाइन होता है, कॉस्ट डिटरमाइन करने का जो फंक्शंस है वो फाइनेंशियल मार्केट करती है, मार्केट फोर्सेस करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर ट्रेडेड बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में बायर सेलर के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है। द प्राइस एट विच द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट फोर्सेज। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है फाइनेंशियल मार्केट में? मार्केट फोर्सेज करते हैं। ये हमेशा ध्यान कर लीजिएगा इसको कि प्राइस डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है? मार्केट फोर्सेस करते हैं। दैट इज, मार्केट फोर्सेस होते क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। सो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड द व्हीकल बाय विच द प्राइसेस आर सेट फॉर द बोथ फाइनेंशियल एसेट्स विच आर इशूड न्यूली एंड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। तो यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस हमारे दोनों तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस सेट करता है। कौन कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है? जो नया अभी इशू किया गया हो, जैसे आईपीओ आया है, एनएफओ आया है, इस तरह से। और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड कर रहे हैं, जो स्टॉक्स बहुत पहले से सालों से लिस्टेड हैं, दोनों का प्राइस डिस्कवरी कौन करता है? मार्केट फोर्सेस करता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फंड मोबिलाइजेशन। तो along with the determination of the price at which the financial instruments trade in the financial market, the required return out of the fund invested by the investor is also determined by the participant in the financial market। देखिए, फंड मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। फंड मोबिलाइजेशन मतलब कि जिसके पास सरप्लस फंड है, उससे जिसके पास फंड की रिक्वायरमेंट है उसके पास फंड चला जाए, यानी सरप्लस से डेफिसिट की ओर चला जाए। ठीक है, सरप्लस कौन होगा? इन्वेस्टर होगा। ठीक है, और डेफिसिट फंड किसको चाहिए होगा? बिजनेस हाउसेस को चाहिए होगा बिजनेस करने के लिए। तो इन्वेस्टर से बिजनेस हाउसेस की तरफ फंड मोबिलाइज होता है। तो along with the determination of the prices at which the financial instrument traded in the financial market, the required return of the funds invested by the investor is also determined the participant in the financial market। यानी कि जो रिटर्न्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल मार्केट ही डिटरमाइन करता है। The motive for persons seeking the funds is depend on the required rate of return which is determined by the investors। Because of this function of the financial market only, it is signaled that how funds which available from the lender or the investor of the funds will get allocated among the persons who are in need of funds, or raise the funds through the means of issuing financial instrument in the financial market। So the financial market helps in mobilization of the savings of the investors। थोड़ा लंबा है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती होगी। मैं इसको बहुत आसान भाषा में थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो हमें ये समझ में आया कि फाइनेंशियल मार्केट फंड को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, यानी इन्वेस्टर से बोरोवर या बिजनेस हाउसेस के पास फंड ट्रांसफर होता है। दूसरी बात कि
किस इंस्ट्रूमेंट में कितना फंड जाएगा ये डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर रहा है। अगर अभी फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न जो कि समय 5, 5.5, 6% चल रहा है, फंड मोबिलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो रेट ऑफ रिटर्न प्ले करता है। अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे एफडी का रेट, बैंक एफडी का रेट लगभग 5 से 6% के आसपास चल रहा है। अगर यही रेट 9 से 10% हो जाए तो स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाने समय स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है और एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑल टाइम लो के आसपास जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्यों जा रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, लोगों के पास जो पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको ये दिख रहा है कि यार एफडी में तो 5% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है और 5% का 4% का इंटरेस्ट रेट तो हमें 4% का तो सेविंग अकाउंट में मिलता था बहुत पहले। यानी कि 4% का इंटरेस्ट रेट इंडिया में निग्लिजिबल माना जाता है, मतलब उसको ये मानते हैं कि कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है। अगर 3-4% का रेट ऑफ रिटर्न है तो मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट लगभग 8% रहता है ऑन एन एवरेज लंबे समय का अगर आप देखेंगे तो यानी 5% का इंटरेस्ट कुछ भी खास इंटरेस्ट नहीं है। तो लोगों का मन जो है वो एफडी में पैसा लगाने का कर नहीं रहा है। तो अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, लिक्विड फंड्स में भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो डेट फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स जो कि वही डेट कैटेगरी के होते हैं, एक्चुअली डेट फंड्स भी आपके एफडी की तरह होते हैं कि उसमें भी आपने पैसा ले लिया, उसमें भी आपको रिटर्न, फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया है, क्योंकि अगर ओवरऑल कंट्री में रेट ऑफ रिटर्न कम है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रिटर्न कम ही बनेंगे। तो इसलिए इक्विटी मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इक्विटी मार्केट लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ इंडिया की बढ़ रही है, पूरी दुनिया की बढ़ रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि फेड और आरबीआई और दूसरे दुनिया के दूसरे देश वो बहुत तेजी से नोट प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक से अपनी कंट्री को बचाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत थी, हर एक देश की सरकारों को पैसे की जरूरत थी और जनरली पैसा किसी के पास ज्यादा था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला कि नोट प्रिंट करते हैं। तो ज्यादातर दुनिया के देशों ने, और अमेरिका ने तो इतना नोट प्रिंट कर दिया जितना शायद 100 सालों में भी उसने नहीं प्रिंट किया होगा, जितना उसने इस पैंडेमिक में प्रिंट कर दिया। तो लोगों ने, देशों की सरकारों ने नए करेंसी नोट प्रिंट करे, जिससे लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, वो पैसे को स्टॉक मार्केट में डाला और लोग खाली भी थे घर में, जॉब पे जा नहीं रहे थे, जॉब थी नहीं और समय भी था, बाहर निकलना नहीं था, तो उनको एक हॉबी वर्क भी मिल गया शेयर मार्केट के फॉर्म में। तो बहुत सारे नए नए अकाउंट खुले, मतलब हजारों लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में इंडिया में भी और दुनिया में भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले गए। और इसके लिए मैंने भी अभी एक रिसेंटली वीडियो आप लोगों का पोस्ट किया है यूट्यूब चैनल पे अपने, कि हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी मैंने देखा है, जो जिसका इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाके इसको देख सकता है। और आने वाले उसमें मैं उसकी आने वाली सीरीज में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, कैसे ऐप का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट लॉस करना है। तो वो सब सारी चीजें मैं उसी सीरीज में आगे बताऊंगा। तो इस समय मतलब काफी लोगों का रुझान इक्विटीज में, स्टॉक मार्केट में आ गया है। और जितना ज्यादा रुझान आता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रिटर्न कितना हुआ। और इधर रिसेंट पास में इक्विटी मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ रिटर्न डिलीवर किया है। यानी कि सेंसेक्स जो कि 26,000 की गहराई तक पहुंच गया था, जो करेक्ट होके गिर के 26,000 के आसपास चला गया था, वो वापस रिकवर होके 43-44,000 पे पहुंच रहा है। तो यानी कि बहुत जबरदस्त रैली आई है, 40-50% के रिटर्न्स बन गए। यानी कि जिसने भी नीचे के लेवल पे पैसा लगाया था उसका लगभग पैसा डबल हो गया। बहुत सारे शेयर्स में पैसा डबल हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 गुने रिटर्न्स दे दिए हैं इसी कुछ 3-4 महीनों में। तो इसलिए रॉबिनहुड काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं मार्केट में। तो फंड मोबिलाइजेशन कितना होगा किस इंस्ट्रूमेंट में, ये डिपेंड करता है कि उस वाले पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने कितना रिटर्न दिया है, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो इस समय इक्विटी में बहुत पैसा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि रिसेंट पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, मतलब अगर हम लोग 5-6 महीनों की बात करें तो। और ओवरऑल भी अगर हम इंडियन मार्केट में देखें या अमेरिकन मार्केट में देखें तो पिछले 3 से 4 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। और इंडिया में तो जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है पिछले
8-9 सालों से तो लगातार मोदी रैली चल रही है। मतलब जैसे ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसी समय से मार्केट रिकवर करना शुरू हुआ था और लगभग 16,000 17,000 के लेवल से वो बढ़ते बढ़ते इस समय 44,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। तो लगभग 300% के रिटर्न्स डिलीवर करने जा रहे हैं। अगर मार्केट वापस 50,000 के आसपास पहुंच जाती है, 48,000 50,000, तो लगभग 300% के रिटर्न्स आ जाएंगे। 200-250% के रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यानी कि फंड मोबिलाइज कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टर, वो उसके रिटर्न्स कितने हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न्स अट्रैक्टिव होते हैं उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फंड मोबिलाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो हो सकता है शॉर्ट पीरियड में, जैसे कल बहुत भयानक करेक्शन आया मार्केट में, लगभग 1,500 पॉइंट्स की गिरावट हुई। एक समय 2,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी थी सेंसेक्स में एक सिंगल डे में। तो हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ करेक्शन आप देखें, लेकिन नेट में किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है वो ऊपर की तरफ जाता है, जीडीपी बढ़ेगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम आने वाले समय में बढ़ेगी, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो हेंस हमारा जो इंडेक्स है, कंट्री का इंडेक्स है यानी शेयर बाजार है, वो उसकी जीडीपी को फॉलो करता है। तो हमारी जीडीपी को वो फॉलो करेगा, मतलब ये होगा ही होगा। हम किसी भी देश का जो इंडेक्स है यानी शेयर बाजार है वो उस देश की जीडीपी को फॉलो करता है। तो अगर किसी देश की जीडीपी का ये प्रोजेक्शन है कि अगले 20-25 सालों में हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने रखा है $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का टारगेट। तो अभी इस पैंडेमिक की वजह से हम थोड़ा सा स्लो हो गए, लेकिन हमें पता है कि हम लोग $2.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। 5 साल में नहीं होंगे तो 7-8 साल में हो जाएंगे। मतलब टाइम ज़्यादा लग सकता है कोविड की वजह से, लेकिन होगा जरूर। तो अगर हमारी देश की इकॉनमी डबल हो जाएगी, हमारे देश की जीडीपी डबल हो जाएगी, तो डेफिनेटली हमारा स्टॉक मार्केट भी इसको फॉलो करेगा। और स्टॉक मार्केट जो रिटर्न्स देता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। यानी कि अगर आपके देश की जीडीपी 8% से बढ़ रही है और आपके देश में 8% का इन्फ्लेशन है, महंगाई दर भी 8% की है, तो आप ये मान के चलिए कि उस देश का इंडेक्स 16% रिटर्न तो देगा ही देगा। तो इससे हमें ये पता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम definitely index as well as Indian economy as well as Indian stock market will go up definitely for sure। अमेरिका में नहीं, मेन प्रॉब्लम है ब्रिटेन और यूके में। ब्रिटेन को यूके कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में मेन इस तरह के केस मिले हैं। यूनाइटेड किंगडम ने ये रिपोर्ट किया है कि एक न्यू वर्जन ऑफ कोविड-19 वायरस मिला है उनको, और वो ये वर्जन जो है वो पिछले वाले से ज़्यादा डेडली है और ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। ये 70% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है और ये ज़्यादा खतरनाक है उससे। और इसके वजह से दुनिया के बाकी सारे देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो यूके के लिए कैंसिल कर दी हैं, और यूके में फिर से लॉकडाउन लगने लगा है, और यूरोप के दूसरे देशों में भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो सेकेंड फेज ऑफ कोविड है जो कि ज़्यादा हार्मफुल है पहले वाले से भी, उसकी वजह से, उसके पैनिक की वजह से मार्केट परसों जो है वो करेक्शन आई थी। लेकिन आज और कल दोनों दिन, आज भी मेरे ख्याल से मार्केट अभी प्लस में ही चल रहा है, चेक करते हैं। हाँ, अभी निफ्टी 77 पॉइंट प्लस में है, 13,000 के लेवल पे चल रहा है, और सेंसेक्स चल रहा है 46,000। ठीक है, यानी कि ये भी 266 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और बाकी अगर आप शेयर्स देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो भी प्लस में ही है, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर्स प्लस में है, सिप्ला प्लस में है। तो ये सब प्लस में, कुछ माइनस भी है, जैसे ओएनजीसी माइनस में है, टीवीएस माइनस में है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों थोड़े से माइनस में है। तो वैसा है। हाँ, मैंने शायद आप लोगों को कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, या
अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये बताया है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है दुनिया में, लाइक वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, कोविड, सार्स, इबोला, इस तरह की कोई खतरनाक चीजें या कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, ये आगे लगता है कि आगे चल के दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, दुनिया की करेंसी डिवैल्यूएट होने लगती हैं एक्सेप्ट डॉलर और जो कुछ स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, और गोल्ड अप्रिशिएट करता है, गोल्ड के रेट बढ़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, लेकिन जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिएट करेंसी। कागज के जो नोट होते हैं, करेंसी नोट हैं, ये फेक करेंसी है। मतलब उस पे आरबीआई गवर्नर ने लिखा कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और उसमें नीचे साइन करे, तो वो कागज का जो टुकड़ा है वो 2000 रुपए का नोट बन गया। अगर उस पे वो नोट पे वो सिग्नेचर ना हो आरबीआई गवर्नर के, तो क्या वो 2000 रुपए की वैल्यू रखेगा? और अभी आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर रात में टेलीविजन पे आए थे और बोले थे मित्रों कल से खत्म ठीक है, और सारी करेंसी जो है वो साफ हो गई। तो इसका मतलब ये करेंसी फेक है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि खत्म, तो खत्म हो गई। हाँ, तो वो क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि जल्दी से सोना खरीद लेते हैं अपनी करेंसी को इस्तेमाल करके, और उसी समय से गोल्ड का रेट बढ़ने लगा, लगातार बढ़ने लगा। तो क्योंकि गोल्ड जो है वो रियल करेंसी है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो प्रीशियस मेटल है ये रियल करेंसी है। इनकी जो सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। हमारे प्लेनेट पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है और वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना है सभी को, तो इसलिए उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। अभी लेकिन एक बहुत भयानक चीज होने वाली है। नासा और स्पेस एक्स एक मिशन चला रहे हैं और उनको एक एस्ट्रॉयड मिला है विच इज सिचुएटेड बिटवीन सैटर्न एंड जुपिटर। तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉयड है, उल्का पिंड जिसको कहते हैं हिंदी में, और उस पे बहुत भयानक अमाउंट ऑफ मेटल अवेलेबल है और उसमें गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर भी अवेलेबल है, और उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है, हमारी जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर की है, और उस पे 80 ट्रिलियन डॉलर का कई लाख गुना ज्यादा वेल्थ है उस एस्ट्रॉयड पे। इतने अमाउंट की मेटल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर है उसके ऊपर। हमारे यहाँ गोल्ड की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमें पता है हमारे प्लेनेट पे लिमिटेड गोल्ड है। अगर गोल्ड अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हो जाए तो गोल्ड कैसा हो जाएगा? मिट्टी जैसा। मतलब वो हमें पता है कि लिमिटेड अमाउंट में ऑफ गोल्ड अवेलेबल है पूरे प्लेनेट में, इसीलिए उसके रेट बढ़ रहे हैं। लैंड के रेट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पता है लैंड, भूमि जो है वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि सीमित है। लेकिन अगर ये हो कि अनलिमिटेड जमीन है तो लैंड के रेट घटने लगेंगे, जीरो हो जाएंगे। कोई जिसका जहां मन हो जाएगा, जाओ घर बना के रहने लगो, जमीन की कोई कमी नहीं है। तो किसी चीज के रेट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो लिमिटेड होती है। अगर किसी की अनलिमिटेड सप्लाई हो जाए तो रेट क्या होंगे? तो उसी तरह से अगर वो एस्ट्रॉइड को साइंटिस्ट अपने प्लेनेट पे ले आए उठा के, तो गोल्ड क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, गोल्ड की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा एक बार हुआ था यूरोप में, जब यूरोप में ब्रिटेन और ये सब लोग अमेरिका गए, और अमेरिका में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मेटल्स और ये सब गोल्ड अवेलेबल है, और वहां गए और वहां पे लूट मार करी और वो सारा गोल्ड उठा के वो यूरोप लेके आए। तो एकदम से यूरोप में मेटल मार्केट क्रैश कर गई। क्यों? क्योंकि एकदम से सप्लाई बढ़ गई। तो जब सप्लाई बढ़ गई तो रेट कम हो गया। तो जब भी कोई आपदा आती है तो उस समय क्या होता है? गोल्ड का रेट बढ़ने लगता है, करेंसी का रेट, स्टॉक मार्केट का रेट घटने लगता है। लेकिन जब वापस सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है तो लोगों को लगता है अब बिजनेस अच्छा करेंगे, और बिजनेस अगर अच्छा करेंगे तो स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, क्योंकि बिजनेस का ही रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आता है, और गोल्ड गिरने लगता है और स्टॉक मार्केट और बिजनेस जो है वो अच्छा करने लगते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो होप आप लोग मोबिलाइजेशन ऑफ फंड समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ? लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ, जब भी कभी पैसों की जरूरत हो या जब भी कभी किसी को फंड्स की जरूरत हो
तो उसके पास जो भी असेट हैं, जिन भी असेट्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे उसको तुरंत फंड्स मिल जाएं, आसानी से उसको फंड्स अवेलेबल हो जाएं, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। इसीलिए कुछ एसेट क्लास ऐसे होते हैं जो बहुत लिक्विड होते हैं, जैसे कि आपने जो बैंक अकाउंट में पैसे रखा हुआ है वो लिक्विड होता है। गोल्ड को भी अगर थोड़ा बहुत अमाउंट है लिक्विड माना जाता है, मतलब आप बेच दीजिए उसको जाके, आपको पैसे मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट में गोल्ड होगा तो लिक्विड नहीं है, क्योंकि फिर आप जल्दी से आसानी से बेच नहीं पाएंगे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को भी इलिक्विड माना जाता है, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत हो, आपने जमीन खरीद रखी, आपने घर खरीद रखे हैं, तो आपको मौके पे पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर किसी को ये पता चल गया कि इनको पैसे की जरूरत है, इनको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इससे ये होगा कि आपको और बहुत कम रेट मिलेगा। अगर किसी को ये पता चल गया कि जो सेलर है वो गर्जू है, गर्जू वर्ड बोलते हैं हम लोग यहाँ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, तो अगर उसको पता चल गया बायर को कि ये सेलर गर्जू है, ठीक है, इसको जल्दी है, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो रेट बहुत घटा देगा। 50 लाख की प्रॉपर्टी कहेगा मैं 30 लाख दे पाऊंगा, बताओ बेचना हो तो बेचो, और वो उस समय 30 लाख की बेच देता है। तो इसलिए हमें हमेशा उन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लिक्विड हो, मतलब कि जब कभी भी हमें पैसों की जरूरत हो तो हमें आसानी से फंड्स अवेलेबल हो जाए। ठीक है, लिक्विडिटी समझ में आई? तो उसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। द लिक्विडिटी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द मार्केट। मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो आपको ये मौका देती है, ये आपको फैसिलिटी देती है कि वर्किंग टाइम में, वर्किंग आवर्स में जब फाइनेंशियल मार्केट चल रही हो, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यूएशन पे सेल कर सकते हैं। सही दाम मिलेंगे, अनफेयर नहीं मिलेगा कि अब आपको बेचना है तो कोई आपको अच्छे रेट नहीं देने को तैयार है। ठीक है, तो फेयर वैल्यूएशन पे आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी होती है। और साथ ही साथ in case there is no liquidity function of the financial market, then the investor forcefully have to hold the financial security or the financial instrument until the conditions arise in the market to sell those assets, or the issue of the security is obligated contractually to pay for the same, that is at the time of maturity in debt instrument or at the time of the liquidation of the company. In case of the equity instrument is until the company is either voluntary or involuntarily liquidate. Thus in the financial market, investor can sell their security readily and convert them into cash, thereby providing the liquidity. अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत कठिन भाषा में लिखा हुआ है, खतरनाक फाइनेंस की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें बताने की कोशिश ये हो रही है कि इन केस अगर आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, देखिए जैसे कि शेयर्स हैं, तो सारे शेयर्स लिक्विड नहीं होते हैं। अगर आपने टॉप 200, 300, 400, 500 तक के शेयर्स या टॉप 250 तक के शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि टॉप 250 कंपनियां खरीदी हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उसमें तो आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। बताओ, आप उसको किसी भी समय आराम से बेच सकते हैं, उसमें हमेशा बायर आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे इलिक्विड स्टॉक्स भी होते हैं। अगर आपने कोई बहुत खराब क्वालिटी के, बहुत घटिया क्वालिटी की कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया है, पैनी स्टॉक खरीद लिया है, बहुत छोटे साइज का स्टॉक खरीद लिया है, तो आपको हो सकता है उसमें कोई बायर मिले ना, क्योंकि खराब कंपनी को कोई खरीदने नहीं चाहेगा। तो उस समय फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कि उसमें बायर ना अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जब तक बायर नहीं होगा तब तक आप बेच ही नहीं पाओगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी फाइनेंशियल मार्केट में भी आपको, अगर आपने गलत स्टॉक्स या गलत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाई कर लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज और ये कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो लिक्विडेट होती हैं, तो जब लिक्विडेट हो रही होती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, लिक्विडेट मतलब बंद होना, तो जब कोई कंपनी बंद हो रही होती है तब उसके शेयर में बहुत क्राइसिस आ जाती है। जैसे कि KFC कह रहे हैं, किंगफिशर एयरलाइंस, KFA, भूख लगी है इसलिए KFC याद आ रही लग रहा है मुझे। तो किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो बंद हो गई, तो जब बंद हुई तो उसका शेयर प्राइस गिरते जीरो हो गया, और लोग जिन्होंने बाई किया इस होप में कि शायद कोई इसको खरीद लेगा, ये बढ़ जाएगी वापस, अब बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, 5 रुपए का शेयर मिल रहा है, अब 10 रुपए का मिल रहा है, अब 1 रुपए का मिल रहा है,
उसके सारे पैसे डूब गए, क्योंकि उसमें कभी बायर आया ही नहीं, सेलर ही सेलर मिलता था। इस तरह से कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, किसी कंडीशन खराब हो गई, कोई पैंडेमिक चल रहा है, कोई भयानक क्राइसिस आ गई, तो उस समय आपको मार्केट में बायर नहीं मिलेगा, तो आपको अपने स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। ये सब तकलीफों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटी की जगह हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले अपना सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें ये लिक्विडिटी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग यहीं से नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।